डियर स्टूडेंट, मैं रेनू चौधरी संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको पता है कि लंबी छुट्टी हो गई थी, दीपावली, छठ, तो आप लोग खूब इंजॉय किए होंगे, मस्ती किए होंगे। अब आप फिर चलिए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण क्या है? इसके पहले आपने पढ़ा है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या हैं, उनकी अवस्थाएं क्या हैं, ये सारे टॉपिक आप क्लियर किए हैं। अब इसके आगे हम आज पढ़ाएंगे आहार एवं पोषण। आइए चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण। आहार क्या है, पोषण क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। भोजन हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। भोजन क्या है? भोजन हमारे प्राथमिक आवश्यकता है। भोजन शरीर को ऊर्जा, पोषक तत्व प्रदान करता है। भोजन जो है वो हमारे शरीर की प्राथमिक आवश्यकता है। वो हमारे शरीर में जब जाता है, भोजन हम ग्रहण करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता? ऊर्जा मिलता है, पोषक तत्व प्रदान होता है। ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता क्या? भोजन। भोजन हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। भोजन शरीर को ऊर्जा एवं पोषक तत्व प्रदान करता है। भोजन जो शरीर में जाता है तो वो जो ऊर्जा और पोषक तत्व क्या होता है? प्रदान करता है। जो शरीर की विभिन्न शारीरिक मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। भोजन जब शरीर में जाता है तो शरीर की मानसिक गतिविधियों के लिए भोजन क्या होता है? आवश्यक होता है। भोजन मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। इसके बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। भोजन के बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। क्या भोजन ना लेंगे तो जीवित रह सकते हैं? भोजन पानी जो होता है हमारे शरीर की प्रथम आवश्यकता है। जब हम भोजन लेते हैं तभी हमारी शरीर काम करना शुरू करती है, एनर्जी मिलती है, तभी हम काम करते हैं। और भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। शरीर की रचना उचित पोषण पर निर्भर करता है। जो शरीर की रचना होती है वो हमारे उचित पोषण पे निर्भर करती है कि हम क्या क्या खाएंगे, कैसे हम भोजन लेंगे, कैसे पोषक तत्व लेंगे तो हमारे शरीर के लिए क्या होगा? अच्छा होगा, निर्भर करता है। अब आप देखेंगे भोजन एवं पोषण का इतिहास क्या है। भोजन और पोषण का इतिहास क्या है? प्रथम 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में इटली के वैज्ञानिक 16वीं से 17वीं शताब्दी के इटली के वैज्ञानिक सैटोरियम 15 से 16 से 26 ईस्वी में भोजन चयापचय संबंधित प्रयोग किया था। जो इटली के वैज्ञानिक थे, जो इटली के वैज्ञानिक सैटोरियो और सैटोरियम 1500 से 61 और 1600 से 36 में भोजन चयापचय संबंधित प्रयोग किए थे। कहाँ के वैज्ञानिक? इटली के सैटोरो और सैटोरियम। इन्होंने पोषण का इतिहास बताया। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटिनो लेवेंजर ने बताया कि पाचन के बाद भोजन ऊर्जावान शक्ति में बदलता है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनियो लेवोइजर ने बताया कि पाचन के बाद भोजन ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है। जब हमारे शरीर में भोजन जाता है तो क्या है? ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। जब हम भोजन को खाते हैं, उसके बाद पचाते हैं, तभी हमारे शरीर में ऊर्जा और शक्ति प्रदान होता है। ठीक है? कहाँ के? फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी। अब आप देख सकते हैं भोजन एवं आहार का अर्थ क्या है।
भोजन एवं आहार का अर्थ क्या है। एक व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ खाता है। जैसे हमको जब भूख लगती है तो हम अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं, हम लेते हैं, खाते हैं अपनी भूख को शांत करने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, फल फ्रूट्स, रोटी दाल चावल सब्जी, अदर कोई फास्ट फूड जो भी होता, भूख को मिटाने के लिए हम क्या ना कुछ खाते हैं। चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, चाहे अप्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, चाहे वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, चाहे वो अप्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, वह उसका भोजन है। जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारा भोजन है। अपनी भोजन भूख को शांत करने के लिए जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारा भोजन है। वह अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार भोजन प्राप्त करता है। जैसे हमारी आर्थिक क्षमता होगी उसी तरह से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो गरीब आदमी है वो अपनी भोजन अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार लेता है। मध्य वर्ग का जो व्यक्ति है वो अपनी क्षमता के अनुसार है, और जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है वो अपनी क्षमता के अनुसार क्या करता है, भोजन को लेता है। जैसे चावल, दही, सब्जी, चना, गुड़ आदि खाकर भूख शांत कर लेता है। आदि खाकर के भूख शांत कर लेता है। जैसे हम कुछ भी, जैसे चावल भी खा लेते हैं, दही सब्जी चना गुड़ आदि खा करके हम क्या करते हैं, भूख को शांत कर लेते हैं। शुभांगी जोगनी के अनुसार, शुभांगी जोगनी के अनुसार इनका कहना है भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन जो है, शुभांगिनी जोगनी के अनुसार क्या कर रहे हैं, जोगी के अनुसार क्या कर रहे हैं, भोजन जो होता है वो मूलभूत क्या है, आवश्यकता है। हमारे शरीर की जो मूलभूत आवश्यकता क्या है, वो भोजन है। जो शरीर का पोषण करता है, जब शरीर में हमारे भोजन जाता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, पोषण करता है, साथ में वृद्धि एवं विकास भी करता है। जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर को पोषक भी देगा और साथ ही साथ में जब शरीर में जाएगा तो कुछ न कुछ क्या करेगा, कार्य करेगा, वृद्धि करेगा, विकास करेगा। ये क्या है, शुभांगी जोगिनी के अनुसार ये कहा गया है भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है जो शरीर को पोषण करता है, साथ में वृद्धि एवं विकास भी करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप लोग। पोषण का वर्गीकरण, पोषण का वर्गीकरण कैसे करेंगे। मानव स्वास्थ्य के लिए पानी और हवा के बाद भोजन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मनुष्य को जीने के लिए मानव स्वास्थ्य के लिए पानी और हवा, जो पानी होता है और हवा, उसके बाद में भोजन महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए पानी, भोजन और हवा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो हर व्यक्ति की जरूरत है, और इसके बिना कोई व्यक्ति लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। अगर आप भोजन नहीं लेंगे, आप हवा नहीं लेंगे, आप पानी नहीं पिएंगे तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए मानव के स्वास्थ्य के लिए, जो हमारा स्वास्थ्य है, मनुष्य का स्वास्थ्य है, उसके लिए भोजन, पानी और हवा सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार पर जोर दिया गया है। जैसे हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी क्या है, संतुलित आहार है। संतुलित आहार है यह, इस पे हम जोर देते हैं। किसके लिए? शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण आवश्यक है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्बोहाइड्रेट,
वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण आवश्यक होते हैं। पोषक तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया ये सारे पोषक तत्व जो हैं आवश्यक हैं हमारे शरीर के लिए, जैसे खनिज, विटामिन्स, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सारे पोषक तत्व, वसा, ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, पानी कोई भी पोषक तत्व नहीं है लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। पानी कोई पोषक तत्व नहीं है लेकिन पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। फिर भी यह जीवन जीने के लिए आवश्यक है। फिर भी यह जीवन जीने के लिए पानी आवश्यक है। पानी पोषक तत्व नहीं है, फिर भी हमें जीवन जीने के लिए पानी और हवा दोनों जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व में पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट वनस्पतियों में पाया जाता है। पत्तों में पाए जाने वाले हरा रंग का क्लोरोफिल सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट इसे स्टार्च तथा आगे है इसे स्टार्च तथा शर्करा के रूप में पौधे के विभिन्न अंगों जैसे जड़, तने, फूल, फल, पत्तियों में रहता है। ठीक है, अब आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट वनस्पतियों में पाया जाता है। जो प्रकृति में से कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो हमें वनस्पति जगत से मिलता है, वनस्पतियों में पाया जाता है। जैसे पत्तों में पाए जाने वाले हरे रंग के क्लोरोफिल सूर्य के किरणों कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सूर्य की किरणों और पानी की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट इसे हम देखिए इस लिखा गया है लेकिन इसे स्टार्च तथा शर्करा के रूप में पौधे के विभिन्न अंग जैसे फूल, फल, जड़ और पत्तियों में रहते हैं। ये क्या है? इसमें जड़ में, फूल में, फल में और पत्तियों में रहते हैं। जो ये शर्करा होते हैं इसमें फूल, फल, पत्तियों और जड़ में रहते हैं। इसका वर्गीकरण अब देखिए। कार्बोहाइड्रेट दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, स्टार्च तथा शर्करा। जो कार्बोहाइड्रेट है वो दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट को हम दो प्रमुख भागों में बांटा गया है जिसमें हम क्या कहते हैं? शर्करा और स्टार्च। पहला क्या है? शर्करा और दूसरा क्या है? स्टार्च। अब देखिए क्या रहा है? स्टार्च सफेद रंग का तत्व होता है। जो स्टार्च होता है वो सफेद रंग का तत्व होता है। स्टार्च, पहला आपका स्टार्च है, दूसरा क्या है? शर्करा। कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है। सफेद रंग का तत्व होता है। जो स्टार्च होता है वो सफेद रंग का तत्व होता है जो पर्याप्त अनाजों व कंदमूल में रहता है। ये देखिए प्रयास है, ये पर्याप्त है। पर्याप्त अनाजों कंदमूल में रहता है। जो स्टार्च होता है वो सफेद रंग का होता है। वो पूरी तरह से हमें क्या? अनाजों व कंदमूलों में पाया जाता है। पानी के साथ गर्म करने पर यह पानी शोषित करके फूल कर नरम हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है। इसके ऊपर सेलुलोज का आवरण फट जाता है। यह चबाने में सुपाच्य हो जाता है, यह चबाने में आसान हो जाता है। जो स्टार्च होता है वो सफ़ेद रंग का होता है।
वो अनाज वह कंदमूल में पाया जाता है। जो स्टार्च होता है वो सफ़ेद होता है, वो अनाज और कंदमूल में पाया जाता है। ये पानी के साथ, गर्म पानी के साथ क्या होता है, ये अवशोषित हो जाता है। जो गर्म पानी होता है वो इसमें अवशोषित कर क्या करते हैं, फूल जाता है और नरम हो जाता है और सुपाच्य हो जाता है। जब पानी अवशोषित कर लेता है तो वो फूल जाता है और नरम हो जाता है और खाने में क्या हो जाता है, मतलब पचाने में सुपाच्य हो जाता है। इसके ऊपर का सेलुलोज का आवरण फट जाता है। जो इसके ऊपर का सेलुलोज होता आवरण हो जाता है, वो गर्म पानी जब पाता है, अवशोषित होता है गर्म पानी, तो वो फट जाता है। यह चबाने में क्या होता है, चबाने से घुल जाता है। जैसे हम इसको चबा कर खाते हैं तो ये हमारे पानी के साथ क्या हो जाता है, घुल जाता है, चबाने में आसान हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, स्टार्च है। ये सफ़ेद रंग का तत्व होता है। ये अनाज और कंदमूल में पाया जाता है। इसमें पानी के साथ गर्म करने पे पानी अवशोषित करने लगता है और ऊपर का जो स्टार्च होता है वो फट जाता है और अंदर का जो ऊपर का जो सेलुलोज होता है, आवरण होता है, वो फट जाता है और चबाने में आसान हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट है वो शर्करा है। शर्करा स्वाद में मीठा होता है। जो शर्करा होता है वो स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। यह अनाजों, दूध, फल, मेवा में पाया जाता है। जो ये शर्करा होता है वो स्वाद में मीठा होता है। ये अनाज, दूध, फल में और मेवा में पाया जाता है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, पेप्टिन। यह जटिल शर्करा है। ये सारे जो हैं ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं, लैक्टोज हैं, सुक्रोज हैं, माल्टोज हैं, पेप्टिन है, ये क्या है, ये जटिल शर्करा है जो फलों में पाया जाता है। ये सब जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये जो है ये फलों में पाए जाते हैं। यह चीनी के साथ एसिड में उपस्थित जेली बनाते हैं। यह चीनी के साथ जो एसिड में उपस्थित ये जेली बनाते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, जो शर्करा होता है वो स्वाद में मीठा होता है। यह अनाज, दूध, फल, मेवा में पाया जाता है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये पेप्टिन, यह जटिल शर्करा है, यह फलों में पाया जाता है। यह चीनी और एसिड में उपस्थित जेली बनाता है। ये दोनों क्या थे, कार्बोहाइड्रेट। दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, स्टार्च है जो सफ़ेद रंग का होता है, और जो दूसरा वो शर्करा है वो स्वाद में मीठा होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं। आपके शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं तो इनका कार्य क्या है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट शरीर को गर्म या ऊर्जा देता है। जब कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं तो शरीर में क्या होता है, इसे गर्मी मिलती है और ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, कैलोरी में मापा जाता है। हमारे भोजन में 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो हमारे शरीर में 60 से 80% ऊर्जा हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। यह शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास में भी कार्बोहाइड्रेट सहायता करता है। जिन लोगों के शरीर में श्रम अधिक करना पड़ता है, जिन लोग को शरीर नहीं है, शारीरिक होगा। जिन लोगों को शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता होगा उन्हें कार्बोहाइड्रेट अधिक आवश्यकता होती है। जैसे आप देखते होंगे जो लेबर होते हैं वो अधिक श्रम करते हैं तो उनको कार्बोहाइड्रेट मतलब ऊर्जा एवं एनर्जी की आवश्यकता अधिक पड़ती है, उनको अधिक
कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है। प्राप्ति के साधन, कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के साधन हम कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, ये प्राप्ति के साधन आपको देखना है। कार्बोहाइड्रेट सभी अनाजों जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, मकई, आटा, मैदा, नूडल्स, फलों और चीकू, अंगूर, आम, केला, नाशपाती, अमरूद, पपीता, पका कटहल और सब्जियों में हमें कहाँ से मिलता, आलू में, अरबी में, शकरकंद में, गाजर में, सलजम में, मूली में, गोभी आदि में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन हैं। हमें इन सब चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमें इन सब चीज़ों से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट सभी अनाजों से मिलता है। जैसे अनाज में हम देख सकते हैं, अनाज में गेहूं से, चावल से, ज्वार से, मकई से, आटा से, मैदा से, नूडल्स से और फल। हम फल में कौन कौन सा फल लेंगे जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? अब देखिए आप, चीकू, अंगूर, आम, केला, नाशपाती, अमरूद, पपीता, पका कटहल, यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और सब्जियों में आप देख सकते हैं, जैसे आलू से मिलेगा, अरवी से मिलेगा, शकरकंद से मिलेगा, गाजर से मिलेगा, सलजम से मिलेगा, मूली से मिलेगा, गोभी से, आदि कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के साधन है। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के ये साधन है। हमें अनाज से मिलता है, फल से मिलता है और सब्जी से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आप देखे होंगे। अब अगला आप देखेंगे, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन दूसरा क्या है? दूसरा पोषक तत्व आपका है प्रोटीन। दूसरा पोषक तत्व है आपका प्रोटीन। इसका नाम ग्रीक शब्द प्रोटियस से पड़ता है। जो प्रोटीन का नाम है वो ग्रीक शब्द प्रोटियस से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान रखने वाला तत्व। जिनका नाम होता है प्रथम स्थान रखने वाला तत्व शरीर के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस नामक तत्व होते हैं। जो प्रोटीन होता है वो उसमें क्या क्या होते हैं? आप बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए इसको। इसमें कार्बन होते हैं, प्रोटीन में जो हमारे होते हैं उसमें कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, गंधक होते हैं, फास्फोरस नामक तत्व होते हैं। ठीक है। प्रोटीन वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत दोनों से पाया जाता है। जो प्रोटीन होते हैं वो वनस्पति जगत से भी पाया जाता है और प्राणी जगत से, दोनों से भी हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है। अब प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल नामक पदार्थों से होता है। जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह एमिनो अम्ल नामक पदार्थ से होता है। जो प्रोटीन होता है वो हमारे एमिनो अम्ल नामक पदार्थ से प्रोटीन होता है। एमिनो अम्ल कुल 22 होते हैं। जो प्रोटीन में एमिनो अम्ल होते हैं वो 22 प्रकार के होते हैं। वो 22 प्रकार के होते हैं, जिसमें 10 प्रकार के एमिनो अनिवार्य एमिनो अम्ल होते हैं। टोटल 22 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, जिसमें 10 प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य एमिनो अम्ल कहते हैं, क्योंकि इन्हें भोजन द्वारा बाहर से लेना पड़ता है। ये जो 10 अमीनो अम्ल होते हैं इन्हें भोजन द्वारा हमें बाहर से लेना पड़ता है। 12 प्रकार के एमिनो अम्ल का
हमें 10 बाहर से लेना पड़ता है और 12 प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं। वनस्पति साधन, जो वनस्पति द्वारा हमें प्रोटीन मिलता है उनके क्या क्या साधन हैं। देखिए 12 प्रकार के अमीनो अम्ल का जो पहला है, एक हमें प्राणी जगत से मिलते हैं, एक हमें वनस्पत जगत से मिलते हैं। जो प्राणी जगत से हमें प्रोटीन मिलते हैं, देखिए वो हमें मिल नहीं रहा है, लग रहा है कि कट गया है इसमें। जो हमें कट गया है, जो हमें आपको अभी हम बताए हैं, जो प्राणी जगत से हमें मिलते हैं प्रोटीन, वनस्पत जगत का साधन, जो हमें वनस्पत जगत से प्रोटीन मिलते हैं वो देखिए सभी प्रकार के दाल, जो सभी प्रकार के दाल होते हैं उसमें हमें प्रोटीन मिलते हैं। मटर से मिलते हैं, सोयाबीन से मिलते हैं, राजमा से मिलते हैं, काबुली चना से मिलते हैं, लोबिया से मिलते हैं, काजू से मिलते हैं, अखरोट से मिलते हैं, बादाम से मिलते हैं, नारियल से, मूंगफली, तिल आदि से हमें ये सारे हमें प्रोटीन मिलते हैं। और हम बता दें आपको कि जो प्राणी जगत से मिलते हैं, प्राणी जगत से मिलते हैं, देखिए आपको ये लग रहा कट गया है बीच में। प्राणी जगत से हमें मछली, अंडा, मीट, दूध से बने भोज्य पदार्थ, दूध से बने भोज्य पदार्थ, दूध से बने भोज्य पदार्थ। दूसरा क्या, पहला हमें वनस्पत जगत से मिलते हैं, दूसरा हमें प्राणी जगत से भी मिलते हैं। ये कट गया है, बीच में है नहीं, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो प्राणी जगत से मिलते हैं वो मछली, अंडा, मीट और दूध से बने भोज्य पदार्थ से हमें क्या मिलते हैं, हमें मिलते हैं। ठीक है, दूध से बने भोज्य पदार्थ से भी हमें मिलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आ गया है प्रोटीन वाला। प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं आपको बता दें। जो प्रोटीन के कार्य हैं वो क्या क्या हैं, हमारे शरीर में जो प्रोटीन जाते हैं वो हमारे शरीर के क्या क्या कार्य करते हैं, आप देख सकते हैं। हमारे शरीर में जो प्रोटीन जाते हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं। प्रोटीन का कार्य क्या है आप देख सकते हैं। प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट की तरह शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। जो प्रोटीन होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट की तरह शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता, उसी तरह से प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में जा कर के कार्बोहाइड्रेट की तरह
ऊर्जा प्रदान करता। 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता। अभी आप देखे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। वैसे जो प्रोटीन होता है वो भी हमारे शरीर में कितना ऊर्जा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जितना प्रोटीन करता है उतना ही कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा देता है। शरीर के निर्माण के कार्य के लिए वृद्धि में सहायता होता है। जो हमारे शरीर का निर्माण होता है उसके कार्य के लिए शरीर में वृद्धि और विकास में सहायता करता है। शरीर की वृद्धि और विकास में क्या करता है? प्रोटीन सहायता करता है। प्रोटीन घिसी हुई कोशिकाओं की मरम्मत करता है। जैसे हम जब कार्य करते हैं और हमारे कार्य करते करते हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं? थक जाती हैं। उसकी क्या करता है? उस कोशिकाओं की मरम्मत करता है प्रोटीन। ठीक है, जले कटे स्थान पर कोशिकाओं का निर्माण करता है। जैसे जब हम जल जाते हैं, कभी कट जाता है, तो फिर क्या नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। किसे? प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो बहुत जल्दी हमारा क्या हो जाता है? कटे फटे कोशिकाओं का निर्माण उस जगह हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन शरीर और मांसपेशियां, नाखून एवं बालों का निर्माण करता है। आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लीजिएगा, तभी लोग कहते हैं ना बाल झड़ रहा है, ये हो रहा है, हमारी जो त्वचा है वो सिकुड़न हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तभी आपकी कोशिकाएं और आपके चेहरे की जो चमक होगी वो बरकरार रहेगी। ठीक है, प्रोटीन शरीर की मांसपेशियां, नाखून एवं बालों का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन का वर्गीकरण। जो प्रोटीन का वर्गीकरण है, अब वो देखिए प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण मतलब कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है, प्राप्ति के साधन कहाँ कहाँ से। प्रोटीन 2 भागों में बांटा गया है। जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे प्राणीज प्रोटीन हो गया और वनस्पति हो गया। प्रोटीन को पोषक तत्व गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटे हैं। जो प्रोटीन को पोषक तत्व हैं, जो प्रोटीन में पोषक तत्व के गुण हैं, उनको हम 3 भागों में बांटे हैं। उनके अनुसार हम 3 भागों में प्रोटीन को बांटते हैं। पहला क्या है? उत्तम प्रोटीन, जिसको हम पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। उत्तम प्रोटीन मतलब जिसको हम पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन जिनमें 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, यही आपका पूर्ण प्रोटीन है। जिसमें हम अभी आपको बताए हैं ना, जो अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। तो इसी प्रोटीन में जो उत्तम प्रोटीन है, पूर्ण प्रोटीन है, जिसको हम उत्तम और पूर्ण मतलब पूरी तरह से प्रोटीन मान लिए हैं, उसमें क्या होता है? यह 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसी पूर्ण प्रोटीन में 10 पूर्ण अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। हमें प्राणी जगत से मिलते हैं। यह जो प्रोटीन होते हैं वो हमें प्राणी जगत से मिलते हैं। जैसे मांस, मछली, अंडे, दूध से बने सभी भोज्य पदार्थ। तभी आपको बताए हैं कि प्राणी जगत से जो प्रोटीन मिलते हैं वही हमारे लिए क्या होते हैं? पूर्ण और उत्तम प्रोटीन माने गए हैं। जिसमें हमें 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वही हमें उत्तम एवं पूर्ण प्रोटीन में मिलता है। जैसे क्या होते हैं? जो आप मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, दूध खाते हैं, दूध से बने पदार्थ। अब बताइए, जितने लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, क्या उनको पूर्ण प्रोटीन मिल पाता है? बिल्कुल नहीं मिल पाता है। अब यहीं से आप देख लीजिए कि जो पूर्ण होते हैं 10 अनिवार्य, टोटल 22 अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन 10 जो होते हैं वो पूर्ण रूप से होते हैं। और 10 हमें कहाँ से मिलते हैं? मछली में मिलते हैं, अंडे में मिलते हैं, दूध में मिलते हैं। दूध से बने सभी भोज्य पदार्थों में हमें मिलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? उत्तम एवं अनिवार्य
प्रोटीन है। ठीक है, तो आज से आप लोग मीट मछली खाना शुरू कर देंगे ऐसा नहीं है, जो खाता होगा वही खाएगा, जो नहीं खाता होगा उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं जो उत्तम प्रोटीन है, पूर्ण प्रोटीन है, वो 10 क्या है इसी में मिल रहे हैं, जैसे मांस में, मछली में, अंडे में, दूध से बने भोज्य पदार्थ। तो हम जो मछली मीट नहीं खाते होंगे वो क्या करेंगे, दूध खाएंगे, पनीर खाएंगे, दूध से बने भोज्य पदार्थ जैसे आपका छेना वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हम उससे लेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है आप देख सकते हैं, अगला क्या है, जो पहला ये था, अब दूसरा है आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। मतलब आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन क्या क्या है, इसमें 10 में से 1 या 2 अनिवार्य अमीनो अम्ल कम पाए जाते हैं। इसमें जो 10 होते हैं, 10 में से 1 या 2 अनिवार्य अमीनो अम्ल कम पाए जाते हैं, जिन्हें हम द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। इन्हें हम आंशिक प्रोटीन को क्या है, हम द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। ये वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं, आंशिक प्रोटीन जो होते हैं, ये क्या है, पूर्ण प्रोटीन नहीं है। इनमें जो 10 में से 1 या 2 अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इन्हें द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। इसको हम, इस प्रोटीन को हम कहाँ रखते हैं, द्वितीय श्रेणी में रखते हैं, वनस्पति जगत। ये जो आंशिक प्रोटीन होते हैं ये वनस्पति जगत से पाए जाते हैं। जैसे क्या है अनाज, दाल, फल एवं सब्जियां। आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन जो होते हैं, जो अनाज और दाल, फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है आगे देखते हैं। तीसरा क्या है, अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन मतलब पूरी तरह से इसमें पूर्ण प्रोटीन नहीं है। अभी तक आपने देखा है पूर्ण प्रोटीन और आंशिक प्रोटीन, अब क्या है, अपूर्ण प्रोटीन। इनमें अधिकांश अनिवार्य अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। इसमें जो अधिकांश अमीनो अम्ल होते हैं, इसमें क्या होता है, इस प्रोटीन में कमी पाई जाती है। इस प्रकार के प्रोटीन से ना तो शरीर की वृद्धि होती है और ना ही कोई लाभ होता है। हम ग्रहण तो करते हैं, हम खाते हैं, लेकिन ऐसे प्रोटीन से हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कार्य नहीं कर सकता है। ना तो इसमें कोई वृद्धि करता है और ना ही कोई लाभ होता है। यह सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे शरीर में ना वृद्धि करती है, ना विकास करता है, ना कोई मरम्मत करती है, ना कुछ भी करता है। ये सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए करता है। अभी तक आपने पढ़ा है 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन और आंशिक प्रोटीन। जो पूर्ण प्रोटीन होते हैं वो मांस, मछली, अंडे आदि में पाए जाते हैं। जो अपूर्ण आंशिक प्रोटीन होती है वो सब्जी, दाल वगैरह पाए जाते हैं। और अपूर्ण प्रोटीन होते हैं ये सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब जो प्रोटीन होते हैं उनके प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं, हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं। आप देखते हैं प्रोटीन की प्राप्ति के साधन, प्रोटीन के प्राप्ति के साधन, जो प्रोटीन की प्राप्ति के साधन वो कहाँ हैं, प्राणी जगत, प्राणिज साधन। हमें प्राणिज साधन अभी आपको बताया है ना कि मांस, मछली, अंडा, दूध से बने भोज्य पदार्थ। तो आप देख सकते हैं जो साधन है वो मांस है, मछली है, अंडे है, कलेजी है,
मुर्गी है, दूध है, दूध से बने भोज्य पदार्थ जैसे छेना, खोआ, दही। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम पूर्ण प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, ये प्राप्ति के साधन हैं। तो ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है वनस्पति स्रोत। जो वनस्पति स्रोत हैं उनसे भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। जैसे देखते हैं वनस्पति से हमें कहाँ कहाँ से प्रोटीन प्राप्त होते हैं, तो आप देख सकते हैं तिल से, सरसों से, मूंगफली से, अलसी से, नारियल से, तेल से, वनस्पति से, मेवे से, अखरोट से, बादाम से, काजू से, पिस्ता से, सोयाबीन से। इन सब से हमें वनस्पति जगत से प्रोटीन मिलते हैं। तो अभी तक आपने देखा है प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलते हैं, पूर्ण प्रोटीन कौन से हैं, अपूर्ण प्रोटीन कौन से हैं, आंशिक प्रोटीन कौन से हैं। ये सारे प्रोटीन हैं। प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, जो पूर्ण प्रोटीन होते हैं और अपूर्ण प्रोटीन होते हैं, आंशिक प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन जो मांस, मछली, अंडा, दूध से बने भोज्य पदार्थ होते हैं, और आंशिक प्रोटीन होते हैं जो दाल से मिलते हैं, और जो अपूर्ण प्रोटीन होते हैं वो सिर्फ हमारे स्वाद के लिए वो अच्छे होते हैं, वरना हमारे शरीर की कोई वृद्धि और विकास नहीं करते हैं। अब अगला आप देखेंगे वसा क्या है। वसा ये तीसरा पोषक तत्व वसा, जिसको हम फैट कहते हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। जो वसा होता है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। यह ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अभी तक आपने देखा है कि जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन वसा में क्या है, 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। अभी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में आप देखा है सिर्फ 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन वसा में क्या है, 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। आप देख सकते हैं वसा चर्बी त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के तापमान को ठीक बनाए रखती है। जो हमारे शरीर में त्वचा होती है उसके नीचे जमा होकर वसा तापमान ठीक बनाए रखती है। यह त्वचा को स्वस्थ रखती है। यह त्वचा को वसा क्या करती है, स्वस्थ रखती है। यह शरीर का वजन बढ़ाने में मदद करती है। जब हम बहुत सारे वसा लेने लगते हैं तो हमारे शरीर की जो वजन होती है, फैट होता है, वो बढ़ने लगता है और शरीर की मजबूत एवं शक्तिशाली बनाए रखता है। वसा जब हम लेते हैं वो हमारे शरीर की मजबूती एवं शक्तिशाली भी बनाए रखती है। वसा पशुओं और वनस्पति दोनों स्रोत से प्राप्त होता है। जो वसा होते हैं वो पशु से और वनस्पति से दोनों से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, वसा ग्लिसरॉल एवं वसी अम्लों का संयोजन है। जो वसा है वो ग्लिसरॉल और वसी अम्लों का क्या है, संयोजन से बनता है। ठीक है, वसा को लिपिड्स भी कहते हैं। वसा को हम लिपिड्स भी कहते हैं। लिपिड्स द्रव तथा तरल अवस्था में होता है। लिपिड्स जो होता है वो द्रव और तरल अवस्था, मतलब थोड़ा लिक्विड भी होता है और थोड़ा ठोस भी होता है, जिसको हम तेल कहते हैं। और ठोस या ठोस में जमे हुए अवस्था में होते हैं उन्हें हम वसा कहते हैं। जो लिक्विड होते हैं उसे हम तेल कहते हैं, लेकिन जो जमे और ठोस में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। ठीक है, वसा का वर्गीकरण आप देखेंगे। वसा का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। जो वसा का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है। पहला क्या है, साधारण वसा। इसमें ग्लिसरॉल का एक अणु
फैटी एसिड के 3 अणु के साथ जुड़े होते हैं। जो इसमें होते हैं, पहला जो होता है साधारण वसा में, वो ग्लिसरॉल का एक अणु फैटी एसिड के 3 अणुओं के साथ जुड़ा होता है, इसे हम साधारण और ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। इसे हम साधारण वसा और ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है? संयुक्त वसा। जब कोई तत्व वसा के साथ मिल जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट या फास्फोरस, जब कोई जो वसा होता है वो एक दूसरे के साथ मिल जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस, तो ये क्या होता है? संयुक्त वसा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वसा कहते हैं। तीसरा देखिए, व्युत्पत्ति लिपिड्स। इसके अंतर्गत स्ट्रॉल और विटामिन ए, डी, ई के आदि सम्मिलित होते हैं। जो व्युत्पत्ति होते हैं उसमें विटामिन जो होते हैं ए, डी, ई के आदि भी सम्मिलित होते हैं। ये वसा का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में है। नंबर 1 है साधारण वसा, नंबर 2 संयुक्त वसा और नंबर 3 क्या है? व्युत्पत्ति वसा। ठीक है। अब आप देखेंगे वसा के कार्य क्या हैं। हमारे शरीर में जब हम वसा लेते हैं तो कौन कौन से कार्य करते हैं। वसा का कार्य क्या है? वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहले जब हम वसा लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? वसा से हम ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा जो होती है वो हमारे शरीर में जा कर के 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है। यह कोमल अंगों की रक्षा करता है। वसा क्या है? हमारे शरीर में जा कर के जो हमारे कोमल अंग होते हैं उनकी रक्षा करता है। इससे प्रोटीन की बचत होती है। इससे क्या होती है? प्रोटीन की बचत होती है। इसके माध्यम से शरीर को वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के मिल जाते हैं। इसके माध्यम से जो है हमारे शरीर को वसा में घुलनशील, जो हमारे शरीर में वसा जाती है उसमें जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो ये होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं और के मिल जाते हैं। अब आप देखते हैं वसा के स्रोत क्या हैं, हमें कहाँ कहाँ से वसा मिलता है। ठीक है। वसा हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, हम कहाँ कहाँ से वसा लें। वसा के स्रोत, वसा की प्राप्ति के 2 साधन हैं। वसा की जो प्राप्ति के साधन है वो 2 हैं। पहला क्या है? प्राणिज साधन और दूसरा क्या होगा? वनस्पति साधन। पहला आप देख सकते हैं प्राणिज साधन। प्राणिज साधन, दूध एवं दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ। जो दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ हैं, जैसे आप देख सकते हैं मक्खन हो गया और जाके आपके दूध हो गए, दूध से बने जैसे दही, छाछ वगैरह, और आपका दूध से जितने मिठाइयाँ बनते हैं वो सारे हो गए भोज्य दूध से बने भोज्य पदार्थ, जैसे मक्खन, घी, खोया, मांस, मछली, अंडे और अंडे का पीला भाग। ये क्या है? ये प्राणिज जगत से है। हमें जो हमें वसा मिलता है वो प्राणिज जगत से प्राप्त दूध से बने भोज्य पदार्थ। इसमें क्या है? क्रीम हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, खोआ हो गया, मांस हो गया, और मांस, मछली, अंडे और अंडे का जो पीला भाग होता है, इससे हमें पर्याप्त वसा मिलती है। ठीक है। अब आप देखते हैं दूसरा, अभी तक आप देखे हैं प्राणिज जगत से, अब आपका दूसरा देखेंगे वनस्पति जगत से
प्राप्त वसा, वनस्पति जगत से प्राप्त वसा। वनस्पति जगत तेल हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, अलसी हो गया, नारियल हो गया, नारियल का तेल, वनस्पति घी, मेवे, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, सोयाबीन आदि, ये सारी चीज़ें हमें मिलते हैं वनस्पति जगत से। वनस्पति ये आपने अभी तक देखा है आहार। आहार में पोषक तत्व तो आपने देखा है, विटामिन्स और आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब अगला आप देखेंगे विटामिन क्या क्या हैं। अब अगले यूनिट में हम देखेंगे विटामिन क्या है। अभी तक आपने ये सब देखा है, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे विटामिन, विटामिन के स्रोत। ठीक है, थैंक यू।